तैयार हो जाइए बड़े एक्शन के दिन के लिए, क्योंकि आज है सबसे पहले वायदा कारोबार की एक्सपायरी, उसके साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, वायदा कारोबार की 6 कंपनियों के नतीजे और इस बीच भारी बारिश के बीच मुंबई। तो इन तमाम एक्शन के बीच में आज का दिन है बेहद अहम और बेहद निर्णायक भी। आप सबका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, भारी बारिश के बीच एक एक्शन पैक्ड डे है हमारे सामने, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं सर। तो सबसे पहले बताइए कि आज के लिए बड़े फोकस क्या रहना चाहिए सर? तो सबसे पहले बताइए कि आज के लिए बड़े फोकस क्या रहना चाहिए? फाइनली फोकस सबसे बड़ा जो क्रेडिट पॉलिसी पर है उसकी क्लैरिटी आती दिख रही है। दीप, स्क्रीन पर आपके सामने वक्त फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं पता कल कहां से कैसे ये बात आई, लेकिन आई जरूर। और दोपहर से ये कयास लगने लगे कि शायद आरबीआई की पॉलिसी जल्दी आ सकती है 10 बजे, लेकिन अभी अभी आपकी स्क्रीन पर जो खबरें फ्लैश होती दिख रही है, आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे, इसका मतलब पौने 11 बजे के आसपास ही पॉलिसी आएगी। और इसका मतलब ये भी है कि आप 11:30 बजे से जी बिजनेस पर महा कवरेज देखेंगे इस पॉलिसी की, मेरे और दीप के साथ में। और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी होगा जो आपकी करेगा मदद, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड बनाया, डाउ ने चौका लगाया और वो भी दमदार तरीके से। 450 अंकों का बड़ा उछाल डाउ में होता दिखा। हालांकि कल हम जब बंद हुए तो लगभग 175 अंक ऊपर, 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। एचपीसीएल, पीडीलाइट समेत आज 6 कंपनियों के नतीजे, ल्यूपिन के नतीजे, अदानी एंटरप्राइजेज, ये सारे स्टॉक्स से इनफैक्ट ट्रेडर्स के फेवरेट आइडिया, इसके भी नतीजे आ जाने वाले। तो वायदा कारोबार में नतीजों का बड़ा दिन है। कैश मार्केट में तो कह रहे ही लंबी लिस्ट है। गोल्ड और सिल्वर, वाह! जिन लोगों को लगता है कि तेजी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में, वो एक बार जरा सोने चांदी पर भी नजर डाल लें। लगातार 10-11 दिन से सोने पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। 55,597 ये है सोने का नया रिकॉर्ड, और 73,000 के पार निकलती हुई चांदी। क्या गजब का ड्रीम रन सोने और चांदी में आपको देखने को मिल रहा है। जी दीप, तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स। बिल्कुल अनिल जी, तो भरपूर क्यूज़ हैं जहां पर हमें नज़र रखनी चाहिए। और फाइनली अच्छी बात है कि क्लैरिटी भी आ गई कि 12 बजे नॉर्मल टाइम पर ही आज पॉलिसी आने वाली है। सर, पॉलिसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यूजुअली पॉलिसी से पहले थोड़ा अनुमान लग जाता है कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, किस तरह की डायरेक्शन रहेगी। इस बार काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है बट कोई क्लैरिटी नहीं है। किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं सर आप पॉलिसी को? किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या आउटकम हो सकता है इस बार? दीप, आपके पॉलिसी के सवाल का जवाब दूं उससे पहले 2 चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। और पहला तो ये है कि मुंबई की बारिश और 46 सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखा है। और कल जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी, पूरी तरह से चौपाटी जलमग्न हो चुकी है। जिस तरह की मतलब बारिश आई, उससे कई पेड़ गिरे हैं, कई जगह वायर्स टूट गए हैं, कई जगह बड़े बड़े साइन बोर्ड, और लोग बीएससी की बिल्डिंग से भी जो कुछ उनका लोगो टूटा है उसकी भी तस्वीरें वायरल करते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा बारिश दक्षिण मुंबई में होती हुई दिखी है। मुझे याद नहीं आता, मैं 1989 से 89 से मैं मुंबई में हूँ। कभी इवन जो 26 जुलाई की जो एक बार वो बारिश हुई थी जिसमें मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई थी, लेकिन ट्रेन से फंसे हुए 300 लोगों को नाव के जरिए निकालना पड़ा हो, शायद वो मुझे याद नहीं आता। हाँ, सांताक्रूज का जो मिलन सबवे है वहाँ पर ऐसे नज़ारे ज़रूर देखने पड़े थे। वहाँ पर जब तब नाव की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन हॉस्पिटल्स में पानी भरा है। दक्षिण मुंबई के जो वो डीवाई पाटिल स्टेडियम है उनकी छत गिर गई। मतलब आप देखिए जिस तरह की ज़बरदस्त बारिश हुई है। और इस बार क्रेडिट पूरी तरह से मौसम विभाग को देनी होगी दीप, क्योंकि इस बार उन्होंने अंदाज़ा एकदम सही लगाया कि 3 से 5-6 अगस्त ये मुंबई के लिए बड़े भारी रहेंगे बारिश के लिहाज से। और उनके अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ बारिश होती हुई दिखी है। तो इस वक्त आप सब लोगों से निवेदन है कि सावधानी रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जब तक काम चल सके घर में ही रहें, बेहतर है। वैसे भी लॉकडाउन का समय तो चल ही रहा है, अब धीमे धीमे लॉकडाउन निकल रहा है, लेकिन आप तभी बाहर निकलें जब आपको वाकई में ज़्यादा ज़रूरत हो, नहीं तो इस तरह के माहौल में बड़ी मुश्किल वाला मामला होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं इस बारिश के चलते, थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। दीप, आपके भी आसपास के इलाकों में सब जगह बारिश के इसी तरह के नज़ारे देखने को मिले?
बिल्कुल अनिल जी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है इस समय भी। अगर मैं अपनी विंडो के बाहर देखूँ तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है सर। थैंकफुली उतनी फ्लडिंग यहाँ पर नहीं होती है, पर एक जो रोड है जो आप और हम रोज़ यूज़ करते हैं जब ऑफिस जाते हैं सर, 2 दिन पहले वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई थी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, तो वहाँ से भी थोड़ी चिंता ज़रूर है। और काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जैसे कि आप दिखा रहे थे सर, जहाँ से चिंता ज़रूर है इस समय। तो जो भी बाहर है उनके लिए केयरफुल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है सर। लेकिन नज़ारा जो देखने लायक है वो बारिश के अलावा, बारिश के नज़ारे में तो काफ़ी लोगों को मुश्किल भी हुई है। जो घर में सेफ बैठे हैं उन्हें लगता है कि ये नज़ारा, लेकिन जो बाहर मुश्किल में है वो उनके दिल पर बीतती कि कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। लेकिन जो एक नज़ारा कल देर रात देखने लायक था वो ये था कि कल दोपहर में जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया, उसके बाद देश भर में लोगों ने कल ही दिवाली मनाई है। और कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगे, दिल प्रसन्न हो जाएगा आपका कि किस तरह से लोगों ने कल देर रात घर में दिए जलाए हैं और पूरा उत्सव का माहौल बनता हुआ दिखा है पूरे देश में कल इस बड़े भूमि पूजन के बाद, जहां से अब राम मंदिर के बनने की शुरुआत होती हुई दिखेगी। तो कल का एक और ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन को देशवासियों ने पूरे देश और दुनिया में अपने अपने तरीके से दिवाली की तरह मनाया है। तो ये भी आपको बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, जो कल रात को ये भी तस्वीरें दिखती हुई दिखी और वायरल होती नजर आई। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके सवाल पर, और वो है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। पहली बार दीप ऐसा लग रहा है कि इस क्रेडिट पॉलिसी में क्या होगा, इसको लेकर हमें एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्या हो सकता है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। होने में ब्याज दरों में एक कटौती हो सकती है, 15 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट की गवर्नेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन को आगे देखते हुए अगर उन्हें लगता है कि एक कट दे देना चाहिए और वो एग्रेसिव हैं इस मामले में, दे सकते हैं। इन्फ्लेशन, मॉनसून ठीक प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर वो कंफर्ट रख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी नहीं, और ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं ही। तो अगर महंगाई पर कंफर्ट है, जो कि होना ही चाहिए, और ग्रोथ की चिंताएं अगर है, जो कि होनी ही चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि एक ब्याज दरों में बदलाव आ सकता है। और मैं उस पक्ष में हूं जहां पर मुझे लगता है कि ब्याज दरों में एक कटौती हो जानी चाहिए, चाहे 15-20 बेसिस पॉइंट की करें, चाहे 25 बेसिस पॉइंट की करें, चाहे 10 बेसिस पॉइंट की करें, लेकिन करना चाहिए। ये कटौती बड़ी नहीं हो लेकिन सांकेतिक हो, यानी कि इसका मतलब ये है दीप कि भले कटौती बड़ी ना करें, लेकिन कटौती इतनी करें कि आपको लगे कि हाँ, गवर्नर साहब इशारा दे रहे हैं और ग्रोथ को लेकर चिंतित है। बाजार को और इकोनॉमी को इस वक्त कंफर्ट ये चाहिए कि गवर्नर साहब 15 या 25 बेसिस पॉइंट का कट करके ये कंफर्ट दे दे। तो मेरा ये मानना है, आज पूरी संभावना इस बात की बनती है कि 15 से 25 बेसिस पॉइंट का आज रेट कट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा गवर्नर साहब की तरफ से। लेकिन इसके अलावा जो दो बड़ी चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखनी है, वो पॉलिसी में आ भी सकती है और ना भी आए। आरबीआई के मॉरेटोरियम को लेकर क्या विचार हैं, वो बाजार सुनना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है। हालांकि कई सारे बैंक्स ने ये कहा है, और शायद जब तक आरबीआई ने भी संकेत दी कि शायद मॉरेटोरियम को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी भी सिचुएशन आप देखिए बहुत अच्छी नहीं है कोरोना को लेकर। अब हम दुनिया में नंबर 1 है हर रोज़ नए मामलों के हिसाब से। अब ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है बजाय कि 2 महीने 3 महीने पहले के। तो ऐसे में बिजनेस करना आसान है नहीं इस वक्त, और ऐसे में अगर आरबीआई गवर्नर मुश्किलों को देखते हुए और मॉरेटोरियम बढ़ाने की बात करते हैं तो वो देखने लायक होगा। और दूसरा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है। आमतौर पर ये फैसले क्रेडिट पॉलिसी में होते नहीं हैं, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी है और अगर वो चाहें तो इस पर एक एड्रेस कर सकती है, क्योंकि इसकी चर्चाएं भी बड़ी ज़ोरों से चल रही है और वित्त मंत्रालय में और मिनिस्ट्रीज में इस पर लगातार बातचीत चल रही है कि किस तरह से वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करके लोगों को राहत दी जाए। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं उस लिहाज से। और एक और बड़ा मुद्दा था टाइमिंग को लेकर, जो फाइनली अब आपके सामने सबसे पहले जी बिजनेस ने रख ही दिया कि नहीं, अपनी ओरिजिनल टाइमिंग पर ही आरबीआई गवर्नर साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे कि वो होगा 12 बजे, और 11:15 बजे आपके लिए आएगा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का फैसला। 11:15 बजे फैसला, 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11:30 बजे से महा कवरेज आपके सामने शुरू होगा। और एक्सपर्ट्स वही होंगे जिन्हें आप जानते पहचानते हैं, जिनकी भाषा को आप अच्छे से समझते हैं, हर पॉलिसी पर कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहते हैं, ताकि आपको पीछे की पॉलिसी से लेकर आगे तक का रिव्यू वही मेंटेन करते हुए और बराबर समझते हुए आपको बता सकें। तो बग्गा साहब होंगे, वीके शर्मा साहब होंगे, आशु मदान साहब, किरण जाधव, प्रदीप चौधरी साहब होंगे,
आशुतोष खजूरिया जी होंगे, एसबीआई के एमडी शेट्टी साहब होंगे, तो सारे एक्सपर्ट्स का दिग्गज पैनल आपके साथ जुड़ेगा। केके मिस्त्री साहब, संजीव बसिंग साहब भी आपका साथ देंगे इस पॉलिसी के महा कवरेज पे। तो पॉलिसी बेहद अहम है और इस बार पॉलिसी के चलते एक्शन भरपूर रहने वाला है। दीप जी। बिल्कुल अनिल जी, तो पॉलिसी के चलते एक्शन भरपूर रहने वाला है और देखते हैं कि क्या आउटकम आता है। ऑफ कोर्स आशा तो यही है कि एक और रेट कट का अनाउंसमेंट हो। पर सर, पॉलिसी के साथ साथ आज एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी की बात करें उससे पहले जो पिछले 3 दिन का एक्शन है उस पर एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहूँगा सर। एक दिन बेहतरीन तेज़ी, उसके बाद एक दिन बड़ी गिरावट, फिर बेहतरीन तेज़ी और कल दोनों तरफ के ट्रेड्स, क्या लेना चाहिए उससे और ये जो वॉलेटिलिटी है ये क्या संकेत दे रही है? एक ही चीज़ इससे समझना चाहिए दीप, जो 3 दिनों में पिछले कुछ 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे एक बात समझ में आती है और उसका पूरा सार जो है वो एक ही शब्द में है, अलर्ट, सावधान, सतर्क, बस और कुछ नहीं। 4 दिनों से अमेरिकी बाजार लगातार तेजी दिखा रहे हैं, नैस्डैक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, उसके बाद हम वोलेटाइल क्यों हैं? इसका मतलब क्लियर कट है कि 1 on 1 डायरेक्टली कोरिलेशन के साथ हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ सिंक नहीं है पिछले 4 दिनों से। अगर ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम इतने सिंक होते तो इतने उतार चढ़ाव की ज़रूरत शायद नहीं होती, क्योंकि सोमवार को जिस तरह की तेज़ गिरावट हुई वो समझ के बाहर थी कि आप 11,000 तोड़ के नीचे चले जाएं। मंगलवार को इतनी तेज रिकवरी हुई वो भी उम्मीद से ज़्यादा हुई और कल अचानक से दिन के दौरान ऐसे मार्केट गिरा कि जैसे पता नहीं किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो या कोई बड़ी ख़राब खबर आने वाली हो या पॉलिसी बहुत ख़राब आएगी। अचानक से एक दिन पहले किसी को पता चल गया हो 12 बजे की पॉलिसी ख़राब आ रही है, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से एकदम से आप देखिए 150 पॉइंट निफ्टी निकला है वो सरप्राइजिंग है। 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे चुटकियों में निकल गया, किसी को समझ में नहीं आया। तो प्रॉब्लम मालूम है क्या दीप, कि बाजार के उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी से दिक्कत नहीं है, ये पहला और आखिरी बार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको कारण पता हो तो आपको कंफर्ट होता है। मुझे बताओ सोमवार को इतना तेजी से गिरने का कारण क्या था? ग्लोबल मार्केट खराब नहीं थे, अमेरिका मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद आप 11,000 को भी तोड़े और दिन के लो पॉइंट पर 10,900 के नीचे बंद हुए, वो एक्सेस हो गया। तो कोई और आप ढूंढने जाएंगे तो कोई कारण नहीं मिलेगा, सिर्फ आप कहने के लिए कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट था या मैं कह सकता हूँ एफआईज की सेलिंग थी, लेकिन एक्चुअल न्यूज़ या जिस वजह से लोग ट्रिगर करें इतनी तेज बिकवाली वो आपको मिला नहीं। मंगलवार को जिस तेजी से इतना उछला वो उस दिन ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट बड़ी आग लगा कर बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद आप इतने तेजी से उछले तब भी तो आपके सामने एफआईज की बिकवाली थी, ये सब। तो पॉइंट ये है कि एक्सेस मूवमेंट हो रहे हैं। अच्छा, कल दिन में जो गिरा अभी तक किसी को पता नहीं क्यों गिरा, र्यूमर्स चल रही थी कल काफ़ी कुछ, जिसका हमने जिक्र भी किया कल क्लोजिंग शो में, लेकिन कहीं कोई दूर दूर तक ऐसी कोई खबरें हैं नहीं जिसकी वजह से बाजार ऐसा गिरे। इसका मतलब क्लियर कट है कि ट्रेडर्स को थोड़ी सी सावधानी और अलर्टनेस रखने की ज़रूरत है इस वक्त मार्केट में। ये वॉलेटिलिटी आज तो फिर ज़्यादा हो भी सकती है, होनी भी चाहिए। 6 निफ्टी वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे हैं, पॉलिसी है और पॉलिसी फर्स्ट टाइम आपको अनसर्टेन दिख रही है, और उसके ऊपर से ऐसी एक्सपायरी के 3 दिन पहले बाजार आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। तो मेरी राय ये होगी कि आज के सेशन को आप बेहद सावधानी से अप्रोच करें, कम से कम ट्रेडिंग पोजीशन लें, छोटी लें, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ लें और स्टॉप लॉस भी डीप रखें, और आज के सेशन को 2 पार्ट में बांट लें। एक अब से लेकर 11:30 बजे तक पॉलिसी के पहले, और उसके बाद पॉलिसी के बाद देखेंगे कि क्या कुछ करना है। ये 2 तरीके से अगर इस सेशन को आप अप्रोच करेंगे तो ही मामला बनेगा। तो बेहद सावधानी रखने की ज़रूरत है। पिछले 3 दिनों का मूव और आज के ढेर सारे ट्रिगर्स आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश न करें, ओवर एम्बिशियस ना हो, और सारे के सारे पैसे आपको एक ही दिन में इस मुश्किल भरे दिन में कमा लेने, ये थॉट प्रोसेस न रखें। और गलती से अगर आपका ट्रेड सही हो भी गया तो ये ना सोचें कि आप स्किल्ड है, इसका मतलब है कि आज आपका दिन अच्छा था, नसीब अच्छा था। ऐसे इतने बड़े इतने ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में पैसा बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन पैसा खोना आसान काम है, और वही चीज़ आज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कल फिर खुलेगा ना मार्केट, कहाँ जाने वाला है, यही है, सब 9:15 बजे वही खुलेगा, 3:30 फिर वही बंद होगा। तो कोई हड़बड़ी नहीं, साल में 365 दिन है, कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो, अनसर्टेनिटी हो, वहाँ पर किसी तरह का ट्रेड ना करें तो भी चलेगा। अब आप अमेरिका के फ्यूचर्स और इसको देखकर खुश होना चाहेंगे तो सामने आपके चीन गया, हांगकॉन्ग 1.5% चला गया। इतना कन्फ्यूजन आपको रखेंगे ना कि इस वक्त एक सही ट्रेड ढंग से लेना मुश्किल काम है। शांति बनाए रखें, ये मेरी सलाह है।
बिल्कुल अनिल जी, तो पॉलिसी है, वॉलेटिलिटी है और साथ ही वीकली एक्सपायरी भी है सर। एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास देख रहे हैं? एक्सपायरी से रिलेटेड कैसा मूवमेंट देख रहे हैं सर? पता नहीं दीप, सीरियसली, क्योंकि ये पॉलिसी के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल जो डेटा अभी जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से 11,000 के नीचे नहीं होगी और 11,200 के ऊपर नहीं होगी, ये डेटा बता रहे हैं। 11,000 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 11,200 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी तो ये दिख रहा है, और इसमें अगर बीचों बीच में 11,100 के आसपास भी एक्सपायरी हो जाती है तो बुरी नहीं है। तो अभी तक तो डीप डेटा ये दिख रहे हैं। लेकिन मैं बाकी ट्रिगर्स का आपको बता दूं, ग्लोबल ट्रिगर्स मैंने पॉजिटिव साइड पर ही रखे हैं। एफआईएस के ट्रिगर्स में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि न्यूट्रल रखूं या नेगेटिव, फिर मैंने सोच समझ के न्यूट्रल रखे हैं। डीआईएस के ट्रिगर्स नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड फिर से पॉजिटिव है आपके लिए। ये आपके लिए आज की लेवल, आज के ट्रिगर्स। अब आइए रेंज। 10,900 11,000 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कि आपके इस हफ्ते का लो भी है। 10,900 दो बार हमने टेस्ट किया, वहीं से घूमे। 11,225 11,325 निफ्टी के लिए हायर रेंज है, और इतनी बड़ी रेंज मैंने इसलिए रखी है 100 पॉइंट की, क्योंकि एक्सपायरी भी है और पॉलिसी भी, तो आपको बड़े लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए। बैंक निफ्टी 21,000 21,100 सपोर्ट रेंज है, 21,900 22,100 ये ऊपर की तरफ की वो रेंज है बैंक निफ्टी पर, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना आपके लिए बनती है। दिन की छोटी रेंज नोट कर लें, 11,075 11,200 ये निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है, या 11,050 भी मान सकते हैं इसको। 11,050 75 नीचे पहला लेवल है। जो मीडियम रेंज है वो 11,000 से 11,225 की निकल कर आती है, और बड़ी एक्सट्रीम रेंज 400 पॉइंट की निफ्टी पे आपको इसलिए रखनी, क्योंकि आपके ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। 10,900 11,300 ये आपके लिए एक्सट्रीम बड़ी रेंज आज के लिए। बैंक निफ्टी 21,375 21,800 आपके लिए दिन की छोटी रेंज है। 21,250 21,900 दिन की मीडियम रेंज है, और सबसे बड़ी रेंज जो है वो है नीचे 21,050 और ऊपर 22,075 है। ये रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। लगभग 1,000 पॉइंट की रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर एक्सट्रीम रेंज के तौर पर। ये आपके लिए तमाम लेवल्स हैं। पुट कॉल रेशियो 1.26 पर है दीप, 1.42 से घटकर आया है। थोड़ी पोजीशंस हल्की हुई, कंफर्टेबल हुई। तेजी जो हुई है कल, उसमें जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं परसों लेकर जो फंस गए थे, वो अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करते हुए नजर आए हैं। विक्स घटकर आया है 1%। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो है आज के लिए संकेत, और जिस तरह से रेंज निकल कर आ रही है। एग्जिस्टिंग जिनकी पोजीशन है सर, आज के ट्रेड में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कल वाला ही स्टॉप लॉस है दीप, खाली 25 पॉइंट ऊपर खींचा है 11,225 के बजाय 11,250, क्योंकि 11,225 और 11,238 ये वो रेंज है जो रुकावट वाली है आखिरी। 11,238 को 2 बार नोक किया, 11,225 को 3 या 4 बार नोक किया। कल भी 11,225 से घूम गए। कल आपको 11,225 ही मैंने हायर लेवल दिया था, एग्जैक्टली 11,225 का हाई बनाकर घूमे। तो ये इसलिए 11,250 मैंने स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर रखा है आपके लिए। बैंक निफ्टी पर कल ही वाला है स्टॉप लॉस। माफ़ कीजिए, मैंने पहले शॉर्ट वाला बता दिया, पहले मैं लॉन्ग वाला बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा। निफ्टी पर इंट्राडे का स्टॉप लॉस 11,000 का होगा तेजी की पोजीशन का, और क्लोजिंग बेसिस पर 10,875 का होगा। 10,891 की लोअर क्लोजिंग हमने देखी इस हफ्ते, उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा ले 10,875। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर एक ही स्टॉप लॉस है कल वाला, और वो है 21,350। कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आज भी ये ट्रिगर नहीं होगा, तो ये स्टॉप लॉस आपका हो गया। अब आइए शॉर्ट पोजीशन पर। शॉर्ट पोजीशन पे मैंने स्टॉप लॉस 25 पॉइंट ऊपर खींचा है 11,250, और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस वही है जो कल था 21,650। जिन लोगों ने इंट्राडे ट्रेड किया उनका खुलते 21,650 ट्रिगर हो गया, कर लिया तो अच्छा हुआ। 21,932 तक निफ्टी ऊपर पहुंचा है। क्लोजिंग बेसिस पे जिन्होंने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया, देखिए तो उन्होंने लगाया तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि 21,650 के नीचे बंद हुआ है। तो अगर आज 21,650 के ऊपर दिन के दौरान निकले या क्लोज होता दिखे तो आप अपनी शॉर्ट काट लें। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल है दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आपकी जहाँ तक एग्जिस्टिंग पोजीशन से सवाल है और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने बोला सर ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, इवेंट रिस्क भी है। नई पोजीशंस बनाने के लिए फिर आज के लिए क्या सलाह देंगे? 11,000 के स्टॉप लॉस से एक मौका लें खरीदारी करने का, और ऊपर की तरफ आपका 11,150 11,200 11,225 11,300 ये 4 लेवल्स हैं जिसके लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। मैं थोड़ा, वैसे मैं समझ रहा हूँ कि मैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक लेवल दे रहा हूँ 11,300 तक के भी, लेकिन पता नहीं ना, अब समझो पॉलिसी बहुत ही ऐसी आ जाए कि बाजार को बड़ी पसंद हो जाए,
और खींच दे तो ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन डाउ वाओ खींच दे तो खींच भी दे, यू नेवर नो, और ऊपर से एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग करा दे तो क्या पता। तो इसलिए ये आपके लिए लेवल्स हैं। जो लोग बेचना चाहते हैं 11,225 के ऊपर से मूड बनाएं बेचने का, 11,200 11,225 से मूड बनाना शुरू करें, 11,325 तक सेफ है। देखिए इस रन में हमें हाई मिला है 11,341 का, उसके थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लें 11,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे 11,200 11,150 और 11,100 तक के लेवल फिर से आते हुए दिखेंगे, वहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी है। बैंक निफ्टी 21,350 का आपका स्टॉप लॉस है, ऊपर 21,650 800 900 और बहुत हो गया तो वैसे चांसेस नहीं के बराबर है, हो जाए तो 22,075 ये फाइनल लेवल है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। जो लोग बेचना चाहते हैं 21,900 से 22,100 परफेक्ट रेंज है बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की, 22,250 का स्टॉप लॉस लगा लें, 21,800 21,650 और 21,500 तक के लेवल्स फिर से मिल सकते हैं जहां पर आपको शॉर्ट काटने हैं। मौके दोनों तरफ मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत तेज़ी से गिरकर खुलेंगे तो आप ऊपर भी आएंगे, ये मानकर चलिए, और बहुत मजबूती से खुलेंगे तो आप वापस गिरेंगे भी, ये मानकर चलिए। तो पिछले 3 दिनों का अनुभव दीप ये कह रहा है कि कॉन्ट्रा ट्रेड करना होगा, आसान काम नहीं है। कॉन्ट्रा ट्रेड करना इस बाजार में सबसे मुश्किल काम होता है, स्किल ट्रेडर्स के लिए होता है, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रा ट्रेड करने के लिए हिम्मत चाहिए, दूसरा स्टॉप लॉस लगाने की स्किल चाहिए, और तीसरा आपको तुरंत छोटे छोटे मुनाफे लेने की एक माइंडसेट होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ों को आप फुलफिल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आज ट्रेड करिए। अदरवाइज आज का सेशन आपके लिए अर्निंग के बजाय लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है कि जब एक साथ ढेर सारी इवेंट्स हों, मार्केट आपको पिछले 3 दिनों से बड़ी एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी दिखाते हो, तो ऐसे समय में इस तरह के बड़े दिन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये आप आज ज़रूर सीखें। 3:30 बजे आपके पास ये अनुभव ज़रूर होना चाहिए कि आज के मार्केट से मुझे सीखना क्या था और मैं क्या सीखा हूँ। ट्रेडिंग रोज़ हो सकती है, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। कहाँ जाने वाला है मार्केट, यहीं का यहीं है, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हो, मार्केट भी यहीं, सब ऐसे ही चलेगा आराम से। जब पानी शांत हो तब तैरने की प्रैक्टिस करें, जब बहाव ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा सा मामला मुश्किल हो जाता है, इसकी सावधानी ज़रूर रखें। जी दीप। बिल्कुल नज़र रखते हैं, जैसे कि अनिल जी ने कहा दोनों तरफ के ट्रेड्स जैसे कल मिले थे आज भी मिलेंगे और आपको सतर्क रहना ज़रूरी होगा। सर जो संकेत हैं उनके बारे में थोड़ी विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। एफआईएस को पॉजिटिव से न्यूट्रल करा, मेरा सवाल ये था कि न्यूट्रल से नेगेटिव क्यों नहीं करा सर, क्योंकि वैसे तो सेलिंग फिगर है, क्योंकि छोटा सेलिंग फिगर था इसलिए नहीं करा या फिर एक्सपायरी है इसलिए नहीं करा? सवाल आपका एकदम जायज़ है दीप, और इसमें कोई मतलब अगर आप एक इसके लिए तर्क रखते हैं कि नेगेटिव करना चाहिए तो वो तर्क भी सही है, लेकिन क्या है कि 2-3 दिनों से ना दीप ये डेटा बड़े वोलेटाइल हो रहे हैं। किसी एक दिन आपको ऐसा लगता है कि एफआईएस पूरे फुल फ्लेज मूड में आ गए खरीदारी करने के लिए, एक दिन ऐसा लगता है कि इनको कुछ लेना ही नहीं, सब कुछ बेच के निकल जाना है, भारत छोड़ो आंदोलन टाइप वाला मामला है, और एक दिन ऐसा लगता है कि भाई करना क्या चाहते हो बता तो दो। आप भी कंफ्यूज है, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो। कल कुछ ऐसा ही दिन था जहाँ सिर्फ 60 करोड़ की बिकवाली आई है कैश मार्केट में, ठीक है, लेकिन वायदा कारोबार में 528 करोड़ के एफआईएस ने इंडेक्स बेचे और उसमें ओपन इंटरेस्ट घटकर आया, यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है। 367 करोड़ के एफआईएस ने जो किए वो किए है आपके लिए स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली। तो आंकड़े बड़े नहीं है दी, बस फर्क इतने कि ये छोटे आंकड़े हैं, इसलिए मैंने इसको न्यूट्रल दिया है। और घरेलू फंड ने 426 करोड़ की बिकवाली की। अब आंकड़ा तो इनका भी छोटा है, लेकिन इनके ट्रेंड साथ में कि ये खरीदना नहीं चाहते, ये लगातार बेच ही नहीं, तो इनको ट्रेंड ने मारा है, इसलिए घरेलू फंड के डेटा नेगेटिव साइड पे आए और एफआईएस के डेटा न्यूट्रल साइड पे रखें। नेगेटिव भी कर सकता था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी पॉसिबल है, लेकिन एक आध दिन और देख लेते हैं। जी दीप। अनिल जी एक छोटा सवाल अगर मैं आपसे और पूछ सकूं एफआई एक्शन पर ही, इस हफ्ते हमने देखा है कि 3 बड़ी फंड रेजिंग या फिर स्टेक सेल हुई है। बंधन बैंक था, अब एक्सिस बैंक हुआ और आज एचडीएफसी पर नज़र है। क्या एफआई एक्शन इसकी वजह से भी डोमिनेट होते हुए दिख रहा है सर, कि फ्रेश मनी एलोकेशन नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग में ही रोटेशन कर रहे हैं, शायद इसलिए भी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है? क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर इतने बड़ी ऑफरिंग्स आपके सामने हैं और ऐसे शेयरों में हैं जहां पर एफआईएस पैसा लगाना पसंद करते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, मतलब ब्लू आइड बॉय ऑफ एफआईएस,
हमेशा एफ लिमिट लगभग फुल चलती है वहाँ पर। तो नेचुरली उसमें कोई डाउट नहीं कि अगर मैं एक एफ और मुझे लेना है और अगर मुझे एक ही दाम पर HDFC मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं उसके लिए पैसा बनाकर रखूँगा, अगर पैसा लिमिटेड है तो। ये भी एक संभावना बनती कि आप कैश हैंडी रखेंगे कि मैं किसी बंधन बैंक में लगाऊंगा, किसी एक्सिस में लगाऊंगा, किसी HDFC लिमिटेड में लगाऊंगा, वो एक संभावना बिल्कुल बनती है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो रीज़न हो सकता है। दूसरा ये कि थोड़ी बिकवाली इस लिहाज से भी हो रही है कि अल्टीमेटली दीप आप देखिए पैसा कहाँ बन रहा है इस वक्त। पैसा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एक जगह सबसे ज़्यादा, वो है नैस्डैक। और नैस्डैक के सारे स्टॉक्स हैं अमेरिका के। डाउ से ज़्यादा पैसा नैस्डैक में बन रहा है। तो अगर मैं एक एफ हूँ और मेरे पास पैसा लगाने का, देखो कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो, पैसा सबके पास लिमिटेड होता है अपनी अपनी औकात के हिसाब से। एफ हैं तो एफ भले ही उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन हर आदमी अपना पैसा बेस्ट जगह लगाना चाहता है, एसेट एलोकेशन, मार्केट एलोकेशन को ध्यान में रखते हैं। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं फिर क्यों नहीं मैं नैस्डैक में लगाऊंगा। जो नैस्डैक वो मार्केट है जो एफ को अमेरिका के इन्वेस्टर को ज़्यादा समझ में आते हैं। जैसे आज हम यहाँ से जाकर अमेरिका सेटल हो जाएं और डाउ नैस्डैक ट्रैक करना शुरू करें, फिर भी जो हमारा कंफर्ट सेंसेक्स निफ्टी का रहेगा वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि हमने शुरू से ये देखा है। सिमिलरली जो एफ हैं वो भले इंडिया के मार्केट में आकर पैसा लगाएं, लेकिन उनका कंफर्ट हमेशा अमेरिकी बाजारों का एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझते हैं। तो इसलिए एक तो पैसा शिफ्ट होने की वहाँ बात है। दूसरी चीज़, मैं कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ रहा था गोल्ड रिजर्व को लेकर दीप। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। नंबर 2 गोल्ड रिजर्व जो आते दिख रहे हैं वो मालूम है कहाँ है, किसके पास है? ETFs पे। ETF में लोगों ने गोल्ड में इतना पैसा लगाया है वर्ल्ड वाइड की सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग गोल्ड की ETFs के पास है, यानी कि सारे फंड मिलाकर गोल्ड सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं। ये इंटरेस्टिंग डेटा है। इसका मतलब क्लियर कट है, पैसा वहाँ जाएगा जहाँ पैसा बन रहा है, और पैसा बन रहा है इस वक्त नैस्डैक में, पैसा बन रहा है गोल्ड सिल्वर में। इसीलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि FIs ने हाथ खींचा हुआ है कि भाई आपके यहाँ इतना नहीं बन रहा जितना दूसरी जगह बन रहा है। सिंपल। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रोटेशन देखना ज़रूरी है और किन सेक्टर्स पर फोकस आ रहा है ये भी इस समय देखना ज़रूरी है ग्लोबली। वायदा कारोबार के जो संकेत हैं एक्सपायरी के दिन, वहाँ से क्या क्यूज़ लेने चाहिए, क्या लेवल्स निकल कर आते हैं सर? नीचे 11,000 अहम सपोर्ट है। 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, इसके नीचे ही समस्या शुरू होगी, लेकिन फिर 10,900 अगला अहम सपोर्ट है, इसीलिए मैंने 10,900 11,000 सपोर्ट रेंज दिया है। 11,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और कल 16 लाख शेयर वहाँ पर नए जुड़े हैं और कुल मिलाकर है 46 लाख शेयर। तो 11,200 11,225 को पार करके टिकेंगे तो फ्रेश खरीदारी होगी। 11,100 आपके लिए रस्सा कशी वाला, कश्मकश वाला, लड़ाई झगड़े वाला लेवल है, क्योंकि 11,100 के पुट और कॉल पर लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। 24-25 लाख शेयरों का दोनों में लगभग बराबर है। तो 11,100 के ऊपर है अच्छे हैं, 11,100 के नीचे थोड़े ढीले हैं, बस सिंपल। बैंक निफ्टी में सिमिलर वही लेवल 21,500 है। 4-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों जगह है। बैंक निफ्टी में अच्छी बात है कि पोजीशन बहुत कम है दीप, नहीं के बराबर है। एक्सपायरी के दिन जो पोजीशन है वो बहुत ही कम है। 21,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 6 लाख शेयर कम पोजीशन है। 22,000 ये पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि 21,800 से 22,000 की रेंज में लगभग 20-21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में। तो 21,800 से 22,000 साफ तौर पर डेटा के लिहाज से कंजेशन जोन दिखता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पक्के तौर पर आएगी। ये डेटा में दिख रहा है। ऊपर का लेवल साफ है, नीचे 21,000 सपोर्ट है, लेकिन उसके पहले 21,500 से 21,000 की रेंज में कहीं कोई ढंग का सपोर्ट नज़र नहीं आता डेटा के लिहाज से। 400-500 पॉइंट का रास्ता है ना, एकदम खुला सा नज़र आता है। तो कल का लो तोड़ता है अगर बैंक निफ्टी 21,448 तो समस्याएं बढ़ेगी। 21,375, 21,450 ये बैंक निफ्टी के लिए आज दिन के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। 21,375, 21,450 इसके टूटने के बाद आप 21,100 चुटकियों में आते हुए देखेंगे अगर टूटता है तो, और 21,650 के पार निकले तो 21,800, 850 तक जाने की संभावना बनेगी। जी दीप। ओके, तो एक्सपायरी का दिन है, पॉलिसी का दिन है, अहम लेवल्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और जैसा सर ने कहा दोनों तरफ के ट्रेडिंग मौके आज भी आपको मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं आज और मार्केट्स का एक्शन किधर देखने को मिल रहा है, कौन से ट्रिगर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। मानसी, पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार है। मानसी गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के लिए ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत नतीजों से ही करेंगे। कल कैनरा बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे और नतीजे अच्छे हैं। अगर इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 87% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुनाफा 23% तक बढ़ता दिखा है। प्रोविजंस में 66% की बढ़त हम देख रहे हैं। साथ ही ग्रॉस एनपीए 8.2% से 8.8% पर जाते हुए दिखे और नेट एनपीएस 4.2% से 3.9% पर जाते हुए दिखे हैं। कंपनी की अन्य आय 1,862 करोड़ से 2,650 करोड़ पर जाती दिखी और साथ ही एडवांस ग्रोथ जो है 4.72% पर रही है। डीएलएफ के नतीजे कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी को 413 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 71 करोड़ का घाटा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिक्री करीब 58% गिरती दिखी है और साथ ही कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर 99% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन 17.9% से महज 0.3% पर जाते हुए दिखे हैं। तो खराब नतीजे हैं डीएलएफ के। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड से जुड़ी एक खबर है। 14,000 करोड़ का क्यूआईपी और वारंट्स लॉन्च किए गए हैं। फ्लोर प्राइस इनकी 1,838 रुपये और 95 पैसे प्रति शेयर तय की गई है। 10 अगस्त की बोर्ड बैठक में इशू प्राइस पर विचार होना है और एनसीडीज के जरिए 9,000 करोड़ जुटाने की कंपनी बनाकर चल रही है। अंत में एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स Q1 FY21 में कंपनी की बिक्री में 20% की बढ़त देखने को मिल रही है और ये बिक्री बढ़कर 18,79,000 मीट्रिक टन पर जाती हुई दिखी है और Q1 FY21 में यूरिया की बिक्री में 17% की बढ़त देखने को मिल रही है और बिक्री बढ़कर 15,87,000 मीट्रिक टन पर जाती हुई देखने को मिली है। ओके, तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। पूजा से भी जान लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर रखनी चाहिए। बताइए पूजा। जी, शुरुआत एल्केम लैब से कर लेते हैं। कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक दवा लॉन्च की है जिसमें कि दवाई का उपयोग माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 पीड़ितों के उपचार के लिए हो सकता है, तो इस स्टॉक पर नजर रखें। इसके अलावा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस 13 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि डीलिस्टिंग ऑफर के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस प्रोसेस के जरिए 25% हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो आज एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन पर भी कुछ एक्शन देखने की उम्मीद है। काफी सारे फंड एक्शन भी हुए हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट ने करीब 61 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। 535 रुपए 18 पैसे प्रति शेयर के भाव पर यह बिकवाली हुई है। हिस्सेदारी करीब 2.26% है। डीसीबी बैंक में भी फंड एक्शन हुआ है जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट ने 50 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। 81 रुपए 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पर यह बिकवाली देखी गई है। हिस्सेदारी करीब 1.61% है और उसके सामने ओमान इंडिया ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। करीब 50 लाख शेयर्स की खरीदारी यहां पर उन्होंने इसी भाव पर की है। इसके अलावा एक और इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। प्रमोटर की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी हुई है और 4 अगस्त को करीब 50 लाख शेयर्स की खरीदारी यहां पर अपोलो टायर्स के प्रमोटर की तरफ से देखने को मिली। ओके, तो ये है वो खबरों वाले शेयर। लेकिन पूजा, ये तुम बता रही हो कि एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस इसकी 13 अगस्त को डीलिस्टिंग पर विचार हो रहा है। कुछ मुझे याद आ रहा है। अब ये बताओ, आपके हस्बैंड इसी कंपनी में है ना? मुझे लग ही रहा था आप यही पूछने वाले जी। तब क्या होगा, उनकी जॉब का क्या होगा? अभी ऐसा कुछ तो है नहीं। बाकी ये खबर अभी सुबह सुबह मुझे मिली है मैं उनको दे दूंगी, फिर देखते क्या होता है। बिल्कुल चिंता न करें। वो फॉरेन कंपनियां जो मजबूत है वही डीलिस्टिंग करती है। कंपनी डीलिस्ट हो रही है, बंद नहीं हो रही, चिंता न करें। बिल्कुल, तो डीलिस्टिंग करने जा रही है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। और मुझे अच्छे से याद है कि आशीष भी फ्रेम में, आशीष ने ये पिछली बार हम जब मालामाल वीकली करे थे, इस शेयर को हमने रिकमेंड भी किया था। ये कहा भी था कि डीलिस्टिंग कैंडिडेट है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और पूजा बिल्कुल हाँ, तनाव मुक्त हो जाएं, आप चिंता न करें। बहुत बढ़िया कंपनी है और डीलिस्टिंग करी, इसका मतलब बड़ी कंपनी मजबूत है, बैलेंस शीट अच्छी है, तो और अच्छा ही होगा, चिंता न करें बिल्कुल भी। तो ये है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन जो डीलिस्ट करने जा रही है जी। तो दीप बताइए आगे और और बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर जी? बिल्कुल अनिल जी, तो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस पर तो ज़रूर फोकस करेंगे, बट साथ ही आशीष से जान लेते हैं अनिल जी कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में।
बताइए आशीष, आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैडिला हेल्थकेयर के नतीजे आए थे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आते हुए देखिए। हालांकि एक कॉमन पॉइंटर सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि ग्रोथ को लेकर सभी चिंतित हैं। केवल एक सीएलए से देखें तो ये बुलिश है, बाकी सब ने जो लक्ष्य दिए हैं वो जो करंट मार्केट प्राइस है इससे नीचे के हैं। सबसे पहले सीएलए से कई लक्ष्य बताता हूँ। ये खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 440 से बढ़ाकर 475 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि कंपनी ने जो खर्चों में कटौती की उसके चलते जो एबिटा है यानी कामकाजी मुनाफा वो अनुमान से बेहतर देखने को मिला। लेकिन आप देखिए नोमेरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी 370 के लिए, सिटी बिकवाली किराया दे रहे 290 रुपए के लक्ष्य के लिए, और जेपी मॉर्गन ने भी अंडरवेट की रेटिंग दी है 285 के लक्ष्य के लिए। 396 कल की क्लोजिंग है, यानी कैडिला पर अगर आप देखें तो सिर्फ सीएलए से पॉजिटिव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर सीएलएसी की बढ़िया रिपोर्ट आती हुई देखिए, यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 990 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भी अगर आप देखें तो जो प्री सेल्स के आंकड़े कंपनी रिपोर्ट करी है वो बेहतर देखने को मिले और आगे जाके मार्केट शेयर में भी बढ़िया गेंस देखने को मिलेंगे। एक सरप्राइजिंग रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, यूबीएस की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अभी खरीदारी किराए को बदलकर न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 2300 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2132 कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि जो जीडीपी है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइसेस में जो मूवमेंट है वो सही अलाइनमेंट में नहीं है, यहाँ पर ज्यादा तेजी देखी जा रही है। मॉर्गन स्टैनली की एक बढ़िया रिपोर्ट है डीमार्ट पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2740 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि लगभग 80% प्री कोविड स्तर पर स्टोर्स में कामकाज पहुंच चुका है, जिसके चलते ये स्टॉक पर पॉजिटिव है। हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखेंगे। सिटी की बढ़िया रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 205 से बढ़ाकर 240 कर दिया है। 219 कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि चांदी की कीमतों में जो मजबूती है इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बेहद आकर्षक है। अंत में मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर, जहां पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1810 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1720 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि आगे आने वाले समय में मार्केट शेयर में बढ़िया सुधार देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस। कल हम हिंदुस्तान जिंक की बात कर ही रहते कि जिस तरह से जिंक के दाम मजबूत हैं और चांदी तेजी से भाग रही है, उसके चलते हुए हिंदुस्तान जिंक को होगा बड़ा फायदा। और सिटी का अपग्रेड आता हुआ 240 से 265 के 205 से 240 के टारगेट सिटी की तरफ से। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। नमस्कार, स्वागत है वरिंदर आपका। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अच्छे नतीजों से, क्योंकि पटाखा तो आज आपको मिला नहीं, अच्छे नतीजों से ही करिए शुरुआत, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। पटाखा नहीं था आज। अच्छे नंबर्स जो आए हैं 4-5 कंपनीज हैं। सो ईआईडी पेरी इज द फर्स्ट कंपनी। सो सर इसमें आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा कि अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे सेल्स 32% ऊपर है, एबिटा 430 करोड़ है कंपेयर टू 160 करोड़, मार्जिन डबल हो चुके हैं और प्रॉफिट 29 करोड़ है, वर्सेस अ लॉस। बट सर इसमें ना कंसोलिडेटेड नंबर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स होते हैं। तो अगर आप ईआईडी पैरी को फॉलो कर रहे हो तो आप स्टैंड लोन नंबर्स देखिए, जो ज्यादा जरूरी है ये देखने के लिए कि उनका स्टैंड लोन बिजनेस कैसे कर रहा है। तो स्टैंड लोन बिजनेस में उसकी सेल्स 500 करोड़ हुई है सर कंपेयर टू 407 करोड़, जो अच्छी बात है। प्रॉफिट 225 करोड़ हुआ है कंपेयर टू लॉस ऑफ 53 करोड़, बिकॉज उसमें एक एक्सेप्शनल इनकम है 360 करोड़ की। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो नंबर स्टैंड लोन पे बेसिस पे ठीक ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शुगर सेगमेंट है सर, जिसका अभी भी सेल्स ऊपर गया है, 100 करोड़ ऊपर गया है, बट अभी भी एबिट लॉस है। सो आई विल से standalone numbers are okay for EID Perry. Consolidated numbers are very good only because of Coromandel International. Would like to see कि standalone business थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और करे। ज्योति लैब्स के नंबर कल आगे थे सर, नंबर्स अच्छे थे, बट अगेन सेल्स जो है वो सिर्फ 2% ऊपर थी, एबिटा और प्रॉफिट ऊपर था। द ओनली रीजन वाज बिकॉज एडवर्टीजमेंट जो है उसमें रिडक्शन हुआ 40% का, इसलिए एबिटा मार्जिन ऊपर गए। मोतीलाल ने रिपोर्ट लिखा है सुबह सर, वो बोल रहे हैं कि 5 साल से अगर हम देखें तो उसका कैगर जो सेल्स का 2.5% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 9% है, और नियर टर्म कुछ बहुत ज्यादा कुछ अच्छी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर। तो ओके नंबर्स है, गुड नंबर्स। इंटेलेक्ट डिजाइन सर, मिड कैप आईटी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं जो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो इंटेलेक्ट डिजाइन के अगर मैं क्वार्टर नंबर्स देखूं तो अच्छे थे। एबिटा 68 करोड़ वर्सेस 56 करोड़, मार्जिन 19.5% कंपेयर टू 15.7%। 40 टाइम पे ट्रेड करता है, एक्सपेंसिव स्टॉक है और बहुत वॉलेटाइल अर्निंग्स इस कंपनी की रहती हैं। बिरला सॉफ्टवेयर एक कंपनी आई थिंक आपके शो पे डिस्कस किया था हमने, इस बार उसके नंबर्स अच्छे आए हैं कंपेयर टू व्हाट एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग। मैं सुबह एमके की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने लिखा कि 3.6% क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, एबिट मार्जिन जो है 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, लेकिन एमके एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू 8% नीचे जाएगा, उससे विपरीत ओनली 3.5% नीचे गया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 170 बेसिस पॉइंट जो है मार्जिन डिक्लाइन हुआ, जिसके
विपरीत ओनली 50 बेसिस पॉइंट हुआ, तो उनके हिसाब से बहुत अच्छे नंबर्स हैं। आई थिंक एमके ने FY 21-23 का ईपीएस भी अपग्रेड कर दिया है और नया प्राइस टारगेट कुछ 150 रुपीज का है बिरला सॉफ्ट पे। विसाका इंडस्ट्री सर, आपको याद होगा हैदराबाद HIL लिमिटेड हुआ, विसाका हुआ, इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो विसाका के अगर नंबर्स देखेंगे तो सेल्स अभी भी 19% नीचे है, बट एबिटा और प्रॉफिट ऊपर था। रीजन वाज सिंपल, बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल हुआ और लोअर टैक्सेस हुए, इसलिए नंबर्स अच्छे हैं। सो आई वुड लाइक टू सी कि सेल्स बढ़े इन कंपनीज की, बट सेल्स इस कंपनीज की बढ़ नहीं रही है। आई एम वाचिंग वेरी क्लोजली रैमको इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हमारा पीएमएस का होल्डिंग है, बिकॉज स्टैंडर्ड बिजनेस उसका स्ट्रॉन्ग है, प्लस रामको सीमेंट्स के नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी। तो विसाका कॉस्ट कंट्रोल प्लस लोअर टैक्सेस, दैट इज व्हाट बेनिफिटेड, अदरवाइज सेल्स वर डाउन 20%। और शायद इस क्वार्टर से इसके सेल्स बेहतर होते हुए दिखे, क्योंकि अम्फान तूफान और उसके बाद की जो कुछ भी सेल्स बढ़ी है, अब तो प्लांट 100% से ऊपर कैपेसिटी पे काम करें, तो ये सारे हैदराबाद इंडस्ट्री, HIL, विसाखा, रेमको, एवरेस्ट, इन पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन जो नतीजे कमज़ोर हैं उनकी लिस्ट बताएं आप, कौन से शहर हैं इस लिस्ट में? सो अडानी गैस था सर, जिसका सेल्स 56% नीचे था, एबिटा 42% डाउन था, प्रॉफिट 50% नीचे था। सो अ वीक क्वार्टर फॉर अडानी गैस। ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव स्टॉक, 40 टाइम पे ट्रेड करता है, बट आई डोंट नो कि अडानी कंपनीज को कौन पी पे देखता है। सो उसको किस तरीके से वैल्यू होता है वो नहीं मालूम चलता। अपोलो टायर्स के नंबर कमजोर थे सर, सेल्स 34% नीचे थी, एबिटा 50% नीचे था, मार्जिन 11% से 8% रह गया, और इस बार कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। सेरा सैनिटरी, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर रिपोर्टिंग बैड सेट ऑफ नंबर्स, चाहे सेरा हो, कजारिया हो। एबिटा 90% नीचे था, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% नीचे था, मार्जिन 2% रह चुके हैं 13% से। सीमेंट में सब कंपनीज अच्छी नहीं कर रही है सर, जैसे हमने कल बात किया श्री दिग्विजय का, आज जेके लक्ष्मी सीमेंट का वॉल्यूम 18% नीचे था, रियलाइजेशन भी 3% नीचे थी। सो एबिटा 17% नीचे हो गया, इसलिए सो नॉट ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स, वीक सेट ऑफ नंबर्स। हॉकिन कोकर्स के नंबर्स खराब आए थे सर, एबिटा 55% नीचे था और प्रॉफिट भी उतना ही नीचे था। तो ये है सेरा सैनिटरी वेयर, ये सारे के सारे कमज़ोर नतीजों की लिस्ट है। इसके अलावा और जो एकदम ही ख़राब रिजल्ट हैं, आपको लग रहा है कि होपलेस, जिन्हें आप फुस कह सकते हैं, उस लिस्ट में क्या है? सर फुस में 5-6 नंबर्स हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, बिकॉज उसकी सेल्स 93% नीचे थी, एबिटा लॉस हुआ 58 करोड़ से कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ 125 करोड़, और इस बार नेट लॉस हुआ 50 करोड़ का। द रीजन मैं फुस में इसलिए इसको डाला है सर, बिकॉज ये कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है। नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स पे भी ये कम से कम 45-50 टाइम पे ट्रेड करता है। इस बार तो एक्सपेक्टेड था, बट जिस तरीके से नंबर्स आए हैं और जिस तरीके से वैल्यूएशंस हैं, उस तरीके से लेट्स सी, ये बॉटम है स्टॉक का, बिकॉज आई थिंक 40-50% ऑलरेडी नीचे है, बट अगेन नॉट अ वेरी चीप स्टॉक। टेस्टी बाइट सर, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग रियली गुड क्वार्टर फ्रॉम दिस कंपनी, बिकॉज कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, ईटेबल ज्यादा हो रहे हैं लॉकडाउन में एंड ऑल, बट इस बार नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं सर इनके, और इसलिए उसमें डाला है बिकॉज नंबर्स, जैसे मैंने बोला, एबिटा 70% डाउन था, प्रॉफिट 80% नीचे था, और ये कंपनी सर 75 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। आई नो इट्स एमएनसी कंपनी, लोग बहुत एक्साइटेड है इस कंपनी के बारे में, बट मेरा पॉइंट बार बार वही रहता है कि एमएनसी कंपनी है तो उसको 75 टाइम्स दे दे हम लोग। 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, 35 करोड़ टीटीएम प्रॉफिट है। फॉर मी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है। आइनॉक्स लेजर, अब सबको पता था कि नंबर्स गंदे आएंगे इस बार, but the wait for the entertainment leisure business gets more and more stretched, because ये जो साइकिल है वापस बहुत जल्दी आने वाला नहीं है। इस बार एबिटा लॉस किया 36 करोड़ का, अगर आप वो रेंटल चार्जेस को ओपेक्स में एडजस्ट कर दीजिए, सेल्स तो जीरो ही थी। असाही इंडिया ग्लासर, अगेन इन्होंने कैपेक्स किया था बहुत लास्ट 2-3 साल में, गलत टाइम पे हो गया, अभी डिमांड नहीं है, तो सेल 70% नीचे है, एबिटा लॉस किया 31 करोड़ का और नेट लॉस 63 करोड़ का। पीएसपी प्रोजेक्ट्स अच्छा कंपनी है पर बुरा क्वार्टर था, जहां पे एबिटा 97% नीचे था। और एक कोकियो केमलिन है सर, होप होप होप, बट एग्जीक्यूशन नहीं होता, नंबर्स नहीं आते हैं। अगेन सेल 65% नीचे, एबिटा लॉस 12 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी, बट आई हैव नॉट सीन नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मार पड़ती तो सब पर पड़ती, चाहे वो एमएनसी कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी। टेस्टी बाइट आपने बताया, कोकोयू केमलिन एमएनसी कंपनी, जापानीज कंपनी है। इवन मेरे ख्याल से असाई इंडिया भी शायद विदेशी कंपनी है। इन सब तमाम फॉरेन प्रोमोटर्स वाली कंपनियों पर भी कमजोर नतीजों की मार पड़ती हुई साफ दिख रही है। इनसे तो बढ़िया हमारी जी 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 बट फिर भी सर हम लोग ना पता नहीं क्यों इनको सब 50, 60, 70 का मल्टीपल देंगे और बोलेंगे कि वो एमएनसी है, तो बहुत अच्छा कंपनी है, इतना डिजर्व करता है, वैल्यूएशन इतना होना चाहिए। और मैं आपको कितना कंपनीज गिरा दूंगा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जिन्होंने 20, 25, 30% ग्रोथ रिपोर्ट किया है सेल्स में,
फिर भी वो 15-20 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। और मैं एपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उस सेगमेंट को अलावा भी इंडियन बहुत कंपनीज हैं जहाँ पे उन्होंने अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी उनको हम 15-20 का वैल्यूएशन देते हैं। वो क्या है, वो बचपन से विदेशियों को हमसे बेहतर मानने की हमारी जो आदत पड़ी है ना, वो धीरे धीरे जाएगी। इतना जल्दी जाने वाली नहीं है। आप रोज रोज ठोक ठोक के जब कहेंगे ना कि ये 70 का मल्टीपल डिजर्व नहीं करता, 80 का नहीं करता, तो 1-2 क्वार्टर के बाद हम सब सुधर जाएंगे। फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ नहीं, वरिंदर जो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोई भी कंपनी किसी भी दाम पर अच्छी नहीं होती, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए। आइए अब करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। जी जी वरिंदर बोलिए। जी सॉरी, आपको मैं लास्ट एक छोटा सा चीज बता दूं। प्राइस अर्निंग रेशियो है 55 टाइम्स, और वर्लपूल जो यूएस में लिस्टेड है, जो बाहर अपने देश में लिस्टेड है, उसका अर्निंग है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। क्योंकि वर्लपूल इंडिया में लिस्टेड है, उसको हम 55 टाइम देते हैं, और वर्लपूल जो अपने देश में है उसको 7 टाइम का वैल्यूएशन मिलता है, अकेला 7 टाइम्स का। आप सोचिए। यो मैं बताता हूँ उसका रीजन, ये परियों की कहानी जैसा है। वो मतलब कि 7 समंदर पार से सफ़ेद घोड़े पे राजकुमार आएगा और लेके जाएगा। तो वैसे ही हाल है, 7 समंदर पार से अमेरिका का प्रमोटर आएगा, आपको डीलिस्ट करवा के ले जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। आइए चलिए अब पिक ऑफ द डे की करते हैं शुरुआत। टीम पूरी है हमारे साथ तैयार। जी ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं आज नोटा का यूज करूंगा। मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, तो मैं वैसे मैंने कल कॉल जो दिया है बाटा, उसको मैं मेंटेन करता हूं। आज पहले 1-1.5 घंटे में बुक करना चाहिए, एक मूव बाउंस आना चाहिए। अदर देन दैट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इवेंट के बाद ही प्ले करेंगे। आज पहली बार मुझे नोटा का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है, और आज सुबह से मैं यही अप्रोच रखने की राय भी दे रहा हूं। तो आपके मेरे विचार आचार कितने मिलते जुलते हैं वागले साहब, बहुत ही बढ़िया। नोटा का इस्तेमाल करेंगे, बाजार खुलने के बाद देखेंगे एक्शन क्या कुछ होता है, तब बढ़ेंगे हम आगे। आइए किरण जी गुड मॉर्निंग सर। वागले साहब के तर्ज पर आप भी नोटा या नोट कमाने की स्कीम? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी नोटा ही है अनिल जी। अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं, और अगर फ्लैट रहता है और पॉलिसी के बाद थोड़ी सी भी तेजी आती है तो काफी शॉर्ट पोजीशंस है, तो एक अच्छी तेजी की रुझान आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। तो पॉलिसी के टाइम में मैं हूं आपके साथ, और तब अगर ब्रेकआउट आता है तो एग्रेसिव होके बाय कॉल्स दे देंगे। देखिए सबसे सीनियर आदमी के साथ शुरुआत करने के फायदे हैं तो नुकसान भी है। फ़ायदा ये होता है कि अगर वो टोन सही सेट कर दे तो सब उसी राह पे, और टोन गलत सेट कर दे तो भी सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वागले साहब आज आपने टोन सही सेट किया है। आइए बंसल जी नोटा के लिए जो जाने माने जाते हैं, देख लेते हैं बंसल जी का क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग बंसल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मैं तो कल आज का काम कल ही कर गया था, तो मेरी पिक तो वही है अदानी पोर्ट, जिसपे कल हमने बाय कॉल दी थी। 323 का स्टॉप लॉस है, 340 पहला टारगेट है, 345 दूसरा टारगेट है। तो इसे मैं नोटा ही समझूं बंसल जी? अनिल जी एज यू विश। अनिल जी नोटा नहीं है अनिल जी, मैं तो कल की पिक आज देके गया हूं। कल जिसने लिया अनिल जी वो सुबह आज निकलेगा भी, लेकिन जो आज खरीदेगा वो मुझे अलग से ट्रोल करेगा, तो नोटा नहीं मानना चाहिए इसको। चलिए कोई बात नहीं। तो 370 देखो कुछ भी हो बंसल जी, जितना लोग आपसे प्यार करते हैं आप भी ट्रोलर से उतना ही प्यार करते हो। मतलब एक बार है ना, वो कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा था कि आपके दिल के करीब आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो उन्होंने बोला कंस, और सब लोग हैरान रह गए। बोले आज दिन भर 2400 घंटे वही तो मुझे सबसे ज़्यादा याद करता है। तो जितने ट्रोलर्स को आप याद करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई आपसे ज़्यादा याद करता होगा। तो चलिए ज़िंदगी में ये खट्टे मीठे अनुभव आपके आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, ज़्यादा बढ़िया है। कुणाल जी नमस्कार, बताएं सर आपकी आज की पिक ऑफ द डे अगर कुछ है तो। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज अनिल जी, जिसका चार्ट मुझे बहुत ही दमदार लग रहा है।
अनिल जी देखिए, जिस तरह की तेजी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में कल हमने बनते हुए देखी, मुझे लगता है कि जियोजीत में भी आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। इसमें अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत ही दमदार लगता है। मुझे लगता है ये स्टॉक 55 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। शॉर्ट टर्म में यानी कि अभी तुरंत खरीदें तो एक 38 रुपए 75 पैसे पर 38.75 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट मेरी राय में 43 रुपए 50 पैसे का होगा। ये लेवल पार हो जाने के बाद दूसरा टारगेट 47 और इवेंचुअल टारगेट 55 रुपए है। तो जियोजीत को मिस नहीं करना चाहिए। इन स्तरों पर मेरी जियोजीत खरीदने की राय है। ओके, जियोजीत फाइनेंशियल में करें खरीदारी। नतीजे भी आए थे कल ही, परसों शाम को आए थे। कल हमने विश्लेषण किया था, बेहद शानदार नतीजे रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। लगातार तिमाही दर तिमाही अच्छे नतीजे पेश करती हुई कंपनी जियोजीत फाइनेंशियल। आइए सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदाबहार। गुड मॉर्निंग सर। सेठी साहब बताइए अपनी लिस्ट। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार तो बिल्कुल थोड़े तेजी में ही चल रहे हैं। कल देर रात हमने यूएस में एक शानदार तेजी देखी। वहां पे जो स्टिमुलस पैकेज, सेकेंड स्टिमुलस पैकेज की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर बाजार शानदार तेजी कर रहे थे और आज डाउ फ्यूचर्स भी एक अच्छा खासा पॉजिटिवली ट्रेड हो रहा है। और हमारे यहाँ आज एक इंपॉर्टेंट डे है इन द सेंस की एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है जिसके कारण से वॉलेटिलिटी रहेगी, खास करके एनबीएफसीज है, बैंक है, इनमें। और फिर आज वीकली F&O एक्सपायरी का दिन है तो उसके कारण भी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो थोड़ा कॉशियसली या थोड़ा निम्बल फुटेड होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और बाकी जहां तक मेरा आज पिक ऑफ द डे का सवाल है तो एक स्टॉक जो मैं आज पिक ऑफ द डे के तौर पर रिकमेंड करना चाहूंगा वो स्टॉक है जो कि आज फोकस में है, HDFC लिमिटेड, जिसने QIP अनाउंस करा है, जो आज उसका QIP खुलना है। तो जो QIP की प्राइसिंग है, सेबी की फ्लोर प्राइस तो करंट मार्केट प्राइस से 3-4% प्रीमियम की है, बाकी इश्यू प्राइस भी ज्यादा डिस्काउंट पे नहीं है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का ही टारगेट 1830 रुपए का रहेगा। ओके, 1830 के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड में करें खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की तरफ से। और आज ही QIP खुल रहा है और उस QIP पर आपको नज़र भी रखनी है। QIP की प्राइसिंग क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगी, 10 अगस्त को जब बोर्ड बैठक होगी। लेकिन 1838 रुपये 95 पैसे ये फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस ऊपर आती हुई दिखिए, ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आइए राजेश पालविया साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और ले लें उनकी भी पिक। राजेश जी नमस्कार, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए अनिल जी, आज के सेशन में जो पिक ऑफ द डे मेरी तरफ से रहेगी वो मेटल पैक से रहेगी और वो हिंडाल्को रहेगा। हिंडाल्को में देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कल के सेशन में दिया है और स्टॉक अप टू 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है स्टॉक में, ये लगता है कि स्टॉक में आज भी कंटिन्यू रहेगी बाइंग एक्शन। तो 175 के आसपास ये क्लोज हुआ है, तो करंट लेवल पे बाय करेंगे। 170 150 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो हमें लगता है हिंडाल्को में देखने को मिलना चाहिए वो 185 से 188 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो आज के लिए इंट्राडे टारगेट रहेगा 185, थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो 188 इवन 190 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। तो हिंडाल्को रहेगी मेटल पैक से आज के सेशन के लिए बाय करने के लिए। ओके, हिंडाल्को में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। अपोलो टायर्स स्टॉक मजबूत तो दिख रहा था अब तक, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है वो है कमजोरी भरे। टायर स्टॉक्स, ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स मजबूती में तो रहे हैं। राजेश जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए, और वायदा कारोबार के आंकड़े भी क्या करना चाहिए। रिजल्ट थोड़े कमजोर है, उम्मीद से थोड़े खराब। तो अनिल जी अगर हम देखें तो स्टॉक में रिजल्ट के पहले ही एक मोमेंटम ऑलरेडी इसमें बिल्टअप हो चुका था और मुझे लगता है कि एक रिएक्शन रिजल्ट के बाद जो होगा उसके बाद ही इसमें एक फाइनल कॉल लेना चाहिए कि किस तरीके का इसमें ट्रेड अब यहाँ से इनिशिएट करना है। हालांकि अगर चार्ट सेटअप के हिसाब से बात करें तो 112 रुपए इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। 112 का लेवल अगर ये होल्ड करता है आज के सेशन में तो ये जो ब्रेकआउट हमने पिछले दिनों में एक देखा है वो सस्टेन रहेगा और फिर एक ऊपर साइड का एक ट्रेड इसमें आते हुए दिखेगा। बट अगर हम देखें चार्ट में तो प्रीवियस स्विंग हाई थे इसके 120 के आसपास, तो 120 और 112 ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के सेशन में ओपनिंग के बाद। अगर ये 120 का ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है और लोअर साइड में 112 टूटने के बाद स्टॉक में वापस जो प्रीवियस स्विंग लो थे 108 तक के, वहां तक ये वापस फिसलता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों लेवल को वॉच करना चाहिए, ओपनिंग में किस तरीके से बिहेव करता है उसके बाद इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए अपोलो टायर्स पर राय। 7 पॉइंट ऊपर है SGX निफ्टी और हांगकांग का बाजार कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स हाफ सेंचुरी मारकर ऊपर।